या कहें इस डीप डाइव में जो दस्तावेज हमारे सामने है वो पहली नज़र में शायद किसी आम बॉलीवुड बायोग्राफी जैसा लग सकता है। हाँ, अक्सर लोग यही सोच लेते हैं। बिल्कुल। इसका शीर्षक है शाहरुख खान एक सांस्कृतिक और आर्थिक महाशक्ति का जीवन वृत्त .pdf। लेकिन सच कहूं तो ये सिर्फ एक सुपरस्टार की कहानी नहीं है। एकदम सही। ये उससे कहीं बढ़कर है। आज का हमारा मिशन ये डिकोड करना है कि कैसे दिल्ली का एक आम आउटसाइडर लड़का जिसका इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं था, वो अपनी रणनीतिक सोच और डेटा ड्रिवन अप्रोच से एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर देता है। हाँ, $1.4 बिलियन का बिजनेस एसेट बन जाता है। ये भारत की सॉफ्ट पावर के सबसे बड़े प्रतीक की केस स्टडी है। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। देखिए, ये केस स्टडी कई मायनों में बहुत क्लासिक है। अक्सर जब हम किसी की इतनी बड़ी कामयाबी देखते हैं तो उसे किस्मत या राइट प्लेस राइट टाइम का टैग दे देते हैं। हाँ, ये तो बहुत आम बात है। लेकिन इस दस्तावेज का जो विश्लेषण है वो साफ बताता है कि शाहरुख की सफलता महज कोई तुक्का नहीं है। ये उनकी ब्रांड रेजिलियंस यानी मुश्किलों में टिके रहने की क्षमता और मार्केट पेनिट्रेशन का एक बहुत ही कैलकुलेटेड उदाहरण है। मतलब ये कोई रातों रात मिली सफलता नहीं थी। बिल्कुल नहीं। हम यहाँ सिर्फ एक एक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसी हाई वैल्यू कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं जिसने इंडस्ट्री में नेपोटिज्म या परिवारों के दबदबे वाले सिस्टम को पूरी तरह तोड़ा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस ग्लोबल ब्रांड के निर्माण की शुरुआत किसी बोर्डरूम में नहीं हुई थी। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। इसकी शुरुआत बहुत ही गहरे व्यक्तिगत दुखों से हुई थी। स्रोत में जो डिटेल्स हैं वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। 2 नवंबर 1965 को दिल्ली के एक मिडिल क्लास परिवार में उनका जन्म हुआ नहीं थे और माँ लतीफ़ा फातिमा मिलिट्री बैकग्राउंड से थी और उन्होंने हंसराज कॉलेज से इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन किया। और यहीं पे हमें थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए। हाँ, अर्थशास्त्र की डिग्री। एग्जैक्टली। ये डिग्री सिर्फ उनके रेज्यूमे का एक पॉइंट नहीं है, आगे चल के उनके पूरे $1.4 बिलियन के एम्पायर में इसी इकोनॉमिक्स के छात्र का दिमाग नजर आता है। सही कहा आपने। लेकिन इस सफलता से पहले की जो ट्रेजेडी है वो कोई भी आम इंसान आसानी से बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिल्कुल, वो बहुत भयानक था। दस्तावेज में जिक्र है कि जब शाहरुख सिर्फ 14 साल के थे तब उनके पिता का निधन हो गया। और जो डिटेल मुझे सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी, वो गाड़ी चलाने वाली बात। हाँ, उसी भयानक रात को उन्होंने पहली बार गाड़ी चलाना सीखा था। और वो भी इसलिए क्योंकि उन्हें अस्पताल से अपने पिता की डेड बॉडी को घर लाना था। जरा उस 14 साल के बच्चे के मानसिक हालात की कल्पना कीजिए। मैं वही सोच रही थी, ये वाकई अनइमेजिनेबल है। और फिर अपने 20 के दशक की शुरुआत में ही उन्होंने अपनी माँ को भी खो दिया। बहुत कम उम्र में। मतलब जिस उम्र में लोग अपना करियर या कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं, वो इंसान पूरी तरह से अनाथ हो चुका था। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन अकल्पनीय त्रासदियों ने उन्हें तोड़ा नहीं, उन्होंने इसे एक ताकत बना लिया। जी, बल्कि उनके भीतर एक सर्वाइवल मैट्रिक्स पैदा कर दिया। शाहरुख ने अपने एक बहुत ही फेमस टेड टॉक में इस मनोविज्ञान को समझाया है। वो क्रूड टूल्स वाली बात। हाँ, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है, क्रूड टूल्स ऑफ सर्वाइवल, यानी अस्तित्व बचाने के कच्चे औजार। इसका मतलब? ये क्रूड टूल्स काम कैसे करते हैं? देखिए, जब आप जीवन के सबसे निचले स्तर पर होते हैं, जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, तो डर भी खत्म हो जाता है। एकदम सही। तो आप शिष्टाचार, सेफ्टी या बैकअप प्लान की परवाह नहीं करते। आपके पास बचने के लिए सिर्फ आपकी बुनियादी प्रवृत्तियां और कच्ची भावनाएं होती हैं। बस सरवाइव करने के लिए लड़ते हैं। इसी करो या मरो वाले एटीट्यूड ने उन्हें एक ऐसे योद्धा में बदल दिया जो रिस्क लेने से नहीं डरता था। और ये रिस्क हमें उनके शुरुआती करियर में साफ साफ दिखता है। 80 के दशक के अंत में उन्होंने फौजी और सर्कस जैसे टीवी सीरियल से शुरुआत की, जो उस समय फिल्मों के मुकाबले बहुत छोटा माध्यम था। हाँ, उस दौर में टीवी को बहुत कमतर माना जाता था। बिल्कुल, लेकिन उनके पास इंतजार करने की लग्जरी नहीं थी। उन्होंने उसी कच्ची ऊर्जा का इस्तेमाल किया और एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। अपना रास्ता खुद बनाया। जी, उन्होंने अपने दुख और अकेलेपन को अपनी सबसे बड़ी फ्यूल या ताकत में बदल लिया। और फिर आता है बॉलीवुड में उनका डेब्यू 1992 में फिल्म दीवाना। वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। स्रोत के मुताबिक उन्हें इस फिल्म के लिए सिर्फ 50,000 रुपए का पेचेक मिला था। सिर्फ 50,000? हाँ, और सोचिए, 50,000 रुपए से $1.4 बिलियन तक का सफर। लेकिन मुझे लगता है कि उनका असली आहा मोमेंट 1993 में आया था। आप बाजीगर और डर की बात कर रही हैं, है ना? एकदम सही।
उस दौर में हर नया एक्टर सिर्फ एक चॉकलेटी हीरो या एक आदर्श बेटा बनना चाहता था। कोई रिस्क में लेना चाहता था। बिल्कुल। लेकिन शाहरुख ने जानबूझकर ऐसे नेगेटिव रोल चुने जो कोई भी स्थापित हीरो करने से डर रहा था। और यहीं से उन्होंने सिनेमाई नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया। उस समय बॉलीवुड एक बहुत ही रिजिड बाइनरी सिस्टम पर चलता था। या तो ब्लैक या फिर व्हाइट। एग्जैक्टली। या तो आप अमिताभ बच्चन जैसे एंग्री यंग मैन हैं, या फिर पूरी तरह से एक आदर्श और शरीफ हीरो। और दूसरी तरफ होते थे विलन। हाँ, अमरीश पुरी या प्राण जैसे टिपिकल विलन। ब्लैक एंड व्हाइट, कोई ग्रे एरिया था ही नहीं। लेकिन शाहरुख ने इस हीरो विलन के खांचे को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। बिल्कुल। बाजीगर में उन्होंने एक ऐसा एंटी हीरो प्ले किया जो खून करता है, जो गलत है, लेकिन फिर भी हॉल में बैठा दर्शक चाहता है कि वो पकड़ा ना जाए। उन्होंने दर्शकों के दिमाग के साथ खेला। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट था दर्शकों के लिए। जी। उन्होंने एक वल्नरेबल हीरो का नया ब्रांड बनाया। एक ऐसा आदमी जो रोता है, जो डरता है, जो जुनूनी है। उन्होंने किरदारों में वो मानवीय जटिलता ला दी जो पहले गायब थी। और इस आर्टिस्टिक रिस्क के पीछे एक बहुत ही शार्प बिजनेस माइंड भी था। विकिपीडिया के जो आंकड़े इस दस्तावेज में दिए गए हैं वो हैरान करने वाले हैं। वो 100 करोड़ वाले आंकड़े। हाँ, उनकी 11 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया है। ये कोई वन हिट वंडर वाली बात नहीं है। ये एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। बिल्कुल, ये एक दीर्घकालिक स्थिरता या सस्टेनेबल ग्रोथ दिखाता है। अगर हम उनके करियर का ग्राफ देखें तो वो एक परफेक्ट ब्रांड इवोल्यूशन की केस स्टडी है। 1995 में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी DDLJ आती है, जिसने रोमांस की परिभाषा ही बदल दी। और उसका समय देखिए, 90 के दशक में भारत ग्लोबलाइज हो रहा था, लोग विदेशों में जा रहे थे, एक नया मिडिल क्लास उभर रहा था, एकदम एक डायस्पोरा मार्केट बन रहा था। एकदम सही। शाहरुख ने DDLJ के जरिए उस पूरे ग्लोबलाइज्ड इंडियन या डायस्पोरा अपील को कैप्चर कर लिया। वो ग्लोबल लेवल पर किंग ऑफ रोमांस बन गए। सही कहा। लेकिन एक स्मार्ट बिजनेसमैन जानता है कि एक ही प्रोडक्ट हमेशा नहीं बिकता, उसे इवॉल्व होना पड़ता है। जी, इसलिए 2007 में उन्होंने चक दे इंडिया की। रोमांस को पूरी तरह किनारे रखकर एक सीरियस, इंटेंस कोच का रोल किया। ये उनके ब्रांड की शानदार रीपोजिशनिंग थी। बिल्कुल। और 2010 में माय नेम इज खान से तो उन्होंने खुद को ग्लोबल, पॉलिटिकल और सोशल मुद्दों के साथ जोड़ लिया। लेकिन इन सबसे बड़ी केस स्टडी तो 2023 की पठान है। वो कैसे? आप उसे कैसे देखती हैं? देखिए, महामारी के बाद सिनेमा हॉल खाली पड़े थे, पूरे बॉलीवुड के खत्म होने की बातें हो रही थीं। हाँ, वो इंडस्ट्री के लिए बहुत बुरा दौर था। और फिर 4 साल के लंबे ब्रेक के बाद शाहरुख वापस आते हैं और पठान 1050 करोड़ रुपए कमाती है। वो एक हिस्टोरिक कमबैक था। ये सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं थी, ये पोस्ट पैंडेमिक सिनेमाई पुनरुद्धार था। ये उनके ब्रांड के कभी ना खत्म होने वाले लचीलेपन का सबसे बड़ा सबूत था। यहीं पर हमें ये समझना होगा कि वे केवल फिल्में नहीं चुन रहे थे, वे अलग अलग मार्केट सेगमेंट्स और डेमोग्राफिक्स में अपने ब्रांड को एस्टैब्लिश कर रहे थे। वक्त के साथ खुद को अडेप्ट करना उन्हें बाकियों से अलग बनाता है। यहाँ ये विषय वाकई बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि जब हम इस पूरी ब्रांड बिल्डिंग के फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखते हैं तो वो दिमाग घुमा देने वाले हैं। वो हुरून इंडिया की रिपोर्ट। हाँ, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 का डेटा हमारे पास है और इसके मुताबिक शाहरुख खान की कुल संपत्ति 12,490 करोड़ रुपए है, यानी लगभग $1.4 बिलियन। ये आंकड़ा सिर्फ बॉलीवुड के लिए नहीं, ग्लोबल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा है। बड़ा, मैं कहूँगा ये ऐतिहासिक है। वे अब दुनिया के सबसे अमीर एक्टर हैं। इस लिस्ट में उन्होंने जेरी सीनफील्ड, जिनकी नेटवर्थ $1.2 बिलियन है, उन्हें पीछे छोड़ दिया है। और आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को भी। बिल्कुल, हॉलीवुड लेजेंड आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, वो भी $1.2 बिलियन पर हैं। यहाँ तक कि टेलर स्विफ्ट जो $1.3 बिलियन पर है और सेलिना गोमेज $720 मिलियन पर हैं, जैसी ग्लोबल पॉप कल्चर आइकन्स भी उनसे पीछे हैं। ये तुलना वाकई में बहुत इंप्रेसिव है। अब सवाल ये है कि एक 50,000 रुपए की फीस से शुरुआत करने वाला एक्टर हॉलीवुड के दिग्गजों और टेलर स्विफ्ट को कैसे पछाड़ सकता है? और यहीं पर हमारे उस अर्थशास्त्र के छात्र की वापसी होती है। वो इकोनॉमिक्स की डिग्री अब काम आती है। जी, अगर हम इन डॉट्स को कनेक्ट करें तो ये साफ हो जाता है कि $1.4 बिलियन सिर्फ फिल्मों की फीस या एक्टिंग से नहीं कमाए जा सकते। हाँ, सिर्फ एक्टिंग से इतना बड़ा एम्पायर बनाना नामुमकिन है। टेलर स्विफ्ट म्यूजिक, टूर और मर्चेंडाइज से पैसा बनाती हैं,
लेकिन शाहरुख ने अपने पोर्टफोलियो को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से डाइवर्सिफाई किया है। उन्होंने एसेट क्रिएशन पर फोकस किया। तो चलिए इस डाइवर्सिफिकेशन को थोड़ा डीकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि रेड चिलीज सिर्फ एक प्रोडक्शन हाउस है जो फिल्में बनाता है, जो कि सच नहीं है। बिल्कुल। असल में इसका सबसे बड़ा और प्रॉफिटेबल विंग है उनका वीएफएक्स स्टूडियो। उन्होंने बहुत पहले समझ लिया था कि सिनेमा का भविष्य टेक्नोलॉजी और सीजीआई में है। उन्होंने भविष्य को बहुत पहले भांप लिया था। जी, आज भारत की बड़ी बड़ी फिल्में, चाहे वो उनके होम प्रोडक्शन की हों या किसी और की, रेड चिलीज के वीएफएक्स पर निर्भर हैं। उन्होंने एक पूरा टेक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। क्या विजन है। और फिर उनका स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट। 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ था, तब एक क्रिकेट टीम खरीदना बहुत बड़ा रिस्क माना जाता था। किसी को नहीं पता था कि ये टी20 लीग चलेगी या नहीं। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर में इन्वेस्ट किया। और आज केकेआर सिर्फ इंडिया में नहीं, बल्कि ग्लोबल लेवल पर एक फ्रेंचाइजी बन चुकी है। उनका ग्लोबल फुटप्रिंट बहुत बड़ा है। कैरिबियन लीग से लेकर अमेरिका तक उनके क्रिकेट वेंचर्स हैं। स्पोर्ट्स टीम्स आज के समय में दुनिया के सबसे तेजी से ग्रो करने वाले एसेट क्लास में से एक हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट। दस्तावेज बताता है कि मिडिल ईस्ट, खासकर दुबई जैसी जगहों पर उनकी प्राइम रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज हैं। वो एक बहुत सेफ और सॉलिड इन्वेस्टमेंट है। और विज्ञापनों की दुनिया में तो वो दशकों से राज कर रहे हैं। इंडियन एडवर्टाइजिंग मार्केट में उनकी 6% की हिस्सेदारी है। 6% बहुत बड़ा नंबर होता है एक सिंगल इंसान के लिए। जी, हुंडई और पेप्सी जैसे ब्रांड्स के साथ उनका लंबा एसोसिएशन है। तो अगर आप इस पूरी स्ट्रक्चर को देखें, टेक, स्पोर्ट्स, रियल एस्टेट और विज्ञापन, ये एक परफेक्टली डाइवर्सिफाइड बिजनेस एम्पायर है। हर चीज एक दूसरे को सपोर्ट करती है। एकदम। अगर एक सेक्टर डाउन भी जाता है, तो बाकी तीन उसे बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन इस $1.4 बिलियन के एम्पायर की नींव सिर्फ पैसे या स्मार्ट इन्वेस्टमेंट पर नहीं टिकी है। दस्तावेज का अगला हिस्सा एक ऐसे पहलू पर बात करता है जिसे आमतौर पर बिजनेस स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। वो करुणा वाला हिस्सा। हाँ, करुणा का अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स ऑफ कंपैशन। ये मेरे हिसाब से इस पूरी डीप डाइव का सबसे जरूरी हिस्सा है। यहाँ पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा दिया गया है। वो 2012 के आईपीएल की बात है ना? बिल्कुल, बात 2012 के आईपीएल की है। केकेआर की टीम को कहीं ट्रैवल करना था और टीम की सुविधा के लिए शाहरुख ने महज 1 घंटे के भीतर एक प्राइवेट बोइंग जेट का इंतजाम कर दिया था। 1 घंटे में बोइंग जेट? ये उनका पावर और रिसोर्सेज दिखाता है। हाँ, लेकिन कहानी सिर्फ पावर फ्लेक्स करने या अपनी ताकत दिखाने की नहीं है। वसीम अकरम ने एक इंटरव्यू में बताया कि शाहरुख का जो लीडरशिप स्टाइल है वो लाइफ चेंजिंग है। वसीम अकरम उस समय बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। जी, अकरम ने बहुत ही ईमानदारी से कबूल किया कि उस दौर में वो सब्सटेंस अब्यूज यानी मादक द्रव्यों के सेवन की लत से जूझ रहे थे। और वो एक पब्लिक फिगर के लिए बहुत डार्क फेज होता है। और उस मुश्किल वक्त में केकेआर में कोचिंग के ऑफर और शाहरुख के सपोर्ट ने उन्हें उस अंधेरे से बाहर निकलने में बहुत मदद की। ये कहानी बताती है कि एक आम बॉसमैन और एक सच्चे लीडर में क्या फर्क होता है। वो सिर्फ एक एम्प्लॉयर नहीं थे। बिल्कुल नहीं। शाहरुख खान ने कंपैशन यानी करुणा को सिर्फ एक पीआर टूल या अच्छी बात तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे अपनी बिजनेस फिलॉसफी बना लिया। और इसका रिजल्ट भी दिखता है। जी, जब आप अपने लोगों के बुरे वक्त में उनके साथ खड़े होते हैं, तो वो आपके ब्रांड के प्रति ऐसी वफादारी दिखाते हैं जिसे किसी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। इसी बात को उन्होंने अपने उस टेड टॉक में बहुत ही फिलॉसफिकल तरीके से समझाया। उन्होंने चक्र और इन्फिनिट यू की बात की है। हाँ, वो टॉक बहुत ही प्रोफाउंड है। उन्होंने उसमें मानवता की तुलना एक बूढ़े होते हुए मूवी स्टार से की है। ये मेटाफर मुझे बहुत दिलचस्प लगा। मतलब ये क्या कहता है? उनका कहना था कि आज की दुनिया में जहां टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, एआई आ रहा है, मशीनें सब कुछ टेक ओवर कर रही हैं, इंसानियत पीछे छूटती जा रही है। एग्जैक्टली। इंसानियत उस पुराने सुपरस्टार की तरह हो गई है जिसे डर है कि अब उसे कोई नहीं पूछेगा। उसे खुद को नई दुनिया के हिसाब से फिर से खोजना है। और ये खोज कैसे होगी? उनका क्या सोचना है? उनके मुताबिक इस अपग्रेड का टूल कोई नया सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि प्रेम और करुणा है। प्रेम और करुणा? जी, वे मानते हैं कि हमारे भीतर एक इन्फिनिट यू या एक अनंत स्वरूप है। जब हम अपनी बाउंड्रीज को गिराकर दूसरों के प्रति करुणा दिखाते हैं, तब हम असल में उस अनंत स्वरूप से जुड़ते हैं, जो हमें मशीनों से अलग करता है। एकदम सही।
यही वो चीज है जो इंसानों को मशीनों से सुपीरियर बनाती है। ये वाकई बहुत ही डीप थॉट है और ऐसा लगता है कि दुनिया ने उनके इस मानवीय और करुणा से भरे लीडरशिप को नोटिस भी किया है। उनकी अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की लिस्ट देखिए। वो लिस्ट बहुत लंबी है। हाँ, 2005 में भारत का पद्मश्री, 2014 में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर। और सिर्फ कला या सिनेमा के क्षेत्र में ही नहीं। बिल्कुल, 2011 में वे यूनेस्को के पिरामिड कौमार्नी अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने। ये उनके धर्मार्थ कार्यों के लिए था। जी, और फिर 2018 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उन्हें क्रिस्टल अवार्ड मिला क्योंकि उन्होंने महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए जमीनी स्तर पर काम किया था। ये सारे अवार्ड्स इस बात का पक्का सबूत है कि उनकी सॉफ्ट पावर सिर्फ फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तक सीमित नहीं है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को, इस पूरे दस्तावेज को एक फ्रेम में रखकर देखें, तो सबसे बड़ा टेक अवे क्या निकलता है? मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि शाहरुख खान की असली कामयाबी उन 12,490 करोड़ रुपए की बैलेंस शीट में नहीं है। तो फिर किस में है? उनकी सबसे बड़ी नेट वर्थ है उनकी ब्रांड इंटेग्रिटी। एकदम सही। ये केस स्टडी हमें दिखाती है कि कैसे दिल्ली के एक आम लड़के ने, जिसने बहुत कम उम्र में ही जिंदगी के सबसे कड़वे सच देख लिए थे, अपने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने बाउंड्रीज को पुश किया। जी, उसने अपनी वल्नरेबिलिटी को, अपनी भौगोलिक सीमाओं को पार करके खुद को एक ऐसी ताकतवर ग्लोबल आइडेंटिटी में बदल दिया जिससे आज पूरी दुनिया कनेक्ट करती है। उन्होंने बिजनेस वर्ल्ड को ये साबित करके दिखाया है कि खुद से प्यार करना, दूसरों के प्रति करुणा रखना और एक इंक्लूसिव अप्रोच रखना, ये सिर्फ किताबों में लिखी जाने वाली नैतिक बातें नहीं हैं। ये प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज हैं। बिल्कुल, अगर इन्हें सही विजन के साथ लागू किया जाए तो ये दुनिया की सबसे बेहतरीन और प्रॉफिटेबल बिजनेस स्ट्रैटेजीज बन सकती हैं। तो कुल मिलाकर ये क्रूड टूल्स ऑफ सर्वाइवल से शुरू होकर करुणा के एक ग्लोबल एम्पायर तक पहुंचने की एक शानदार मास्टर क्लास है। और इस चर्चा से विदा लेने से पहले एक बहुत ही गहरा और जरूरी विचार जो हम सबके लिए है, वो बूढ़े होते मूवी स्टार वाला मेटाफर। हाँ, शाहरुख ने स्रोत में मानवता की तुलना जो एक बूढ़े होते मूवी स्टार से की है, वो आज के दौर में बहुत रिलेवेंट है। कैसे? इस तेज रफ्तार एआई और डेटा ड्रिवन दुनिया में जहां कभी-कभी हमें लगने लगता है कि हमारे स्किल्स आउटडेटेड हो रहे हैं या हम पुरानी तकनीक के सामने पीछे छूट रहे हैं, जो कि बहुत लोगों को आजकल लगता है। जी, तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हम करुणा और प्रेम को अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल रीब्रांडिंग का टूल बना सकते हैं? ये वाकई एक बहुत ही पावरफुल सवाल है। क्या हम इस मशीनी दुनिया में अपने भीतर के उस इन्फिनिट यू को खोजकर अपना खुद का एक नया सर्वाइवल मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं? यही वो सवाल है जिस पर सुनने वालों को विचार करना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत गहराई से सोचने वाली बात है। उम्मीद है आज की इस डीप डाइव चर्चा ने इस विषय के कई नए और दिलचस्प पहलू सामने रखे होंगे। ऐसी ही गहरी और इंसाइटफुल चर्चाओं के साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए नए नजरिए से चीजों को देखते रहिए और सीखते रहिए। आज हम भारतीय सिनेमा के कैसे नाम